जरा सोचिए, कागज पर काम कैसे होना चाहिए और असलियत में वो कैसे होता है। इन दोनों के बीच का फासला क्या है ना? बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरा सवाल। एक तरफ है वो नियम जो फाइलों में लिखे हैं, और दूसरी तरफ है कॉफी मशीन के पास होने वाली वो आम बातचीत। आज के इस विश्लेषण का मुख्य विषय यही है। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बल्कि पूरी निष्पक्षता के साथ सिद्धांत और वास्तविकता के बीच के इस दिलचस्प टकराव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। पहले हम औपचारिक संगठन की संरचना को समझेंगे, फिर उसके नियमों, फायदों और नुकसान पर बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अनौपचारिक संगठन कैसे जन्म लेता है, उसके सामाजिक प्रभाव क्या हैं, और आखिर में इन दोनों के बीच के मुख्य अंतरों को आमने सामने रखकर तौलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला भाग, औपचारिक संगठन की संरचना। अब ये औपचारिक संगठन आखिर है क्या? खैर, इसे किसी भी कंपनी की अल्टीमेट रूल बुक कहा जा सकता है। ये कोई संयोग नहीं है कि ऑफिस ऐसा दिखता है। उच्च प्रबंधन इसे जानबूझकर पूरी प्लानिंग के साथ बनाता है ताकि संस्था के लक्ष्य पूरे हो सके। इसमें हर एक इंसान को बिल्कुल साफ साफ बता दिया जाता है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसके अधिकार क्या हैं और उसे किसे रिपोर्ट करना है। सब कुछ एकदम तयशुदा। अगर इसकी खासियतों पर एक तेज नज़र डालें तो ये पूरी तरह से नियमों पर चलता है। इसे बाकायदा स्थापित किया जाता है। लेकिन यहाँ स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प बात उजागर करता है। ये ढांचा अव्यक्तिगत होता है। मतलब यहाँ इंसान या उसकी भावनाओं की कोई जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ काम से मतलब है। ये पूरी तरह से काम के बंटवारे पर टिका होता है और इसीलिए ये इतना ज्यादा स्थिर रहता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, इसके नियम, लाभ और हानियां। आखिर इस कठोर ढांचे का असल असर क्या होता है? देखिए, इस औपचारिक ढांचे में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ तो हर चीज के लिए नियम होने से जवाबदेही तय करना बहुत आसान हो जाता है। कोई भी काम 2 बार नहीं होता। लेकिन ठीक इसी वजह से इसका सबसे बड़ा नुकसान भी सामने आता है, अनावश्यक देरी। फाइलों को एक टेबल से दूसरी टेबल तक जाने में जो लंबा वक्त लगता है ना, वो इसी सख्त प्रोटोकॉल का ही नतीजा है। इसी तरह स्रोत एक और बेहद अहम पहलू की ओर इशारा करता है। ये बात सच है कि ये ढांचा संगठन में आदेश की एकता और स्थिरता लाता है, क्योंकि सब अपने दायरे में रहकर काम करते हैं। लेकिन इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत है कर्मचारियों में पहल करने की कमी। इंसान सिर्फ उतना ही करता है जितना उसे बोला जाता है। उसकी अपनी प्रतिभा और मानवीय संबंधों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और यहीं से हमारी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। भाग 3, अनौपचारिक संगठन का उदय। सच तो ये है कि इंसानों को किसी मशीन के पुर्जों की तरह हमेशा के लिए नहीं चलाया जा सकता, और इसी मानवीय स्वभाव से जन्म होता है अनौपचारिक संगठन का। इसे कोई जानबूझकर नहीं बनाता। ये लोगों के आपसी हितों, रुचियों या संबंधों के कारण अपने आप बन जाता है। इसका मकसद कंपनी का मुनाफा बढ़ाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है कर्मचारियों को मनोवैज्ञानिक संतुष्टि देना। ये उन कठोर दीवारों के बीच पनपने वाला एक एकदम प्राकृतिक और स्वतंत्र नेटवर्क है। सोचिए, एक ही ऑफिस में अलग अलग विभागों के लोग, या फिर एक बॉस और उसका जूनियर कर्मचारी, जब लंच ब्रेक के दौरान एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और गपशप करते हैं, तब वे किसी नियम या पदानुक्रम को नहीं मान रहे होते। वे बस एक इंसान के रूप में जुड़ रहे होते हैं। यही छोटी सी बात अनौपचारिक संगठन का सबसे असली और खूबसूरत रूप है। इस नेटवर्क की कुछ बहुत ही खास बातें हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ कोई लिखित नियम नहीं होते। यहाँ संचार यानी संदेशों का प्रवाह पूरी तरह आज़ाद है। ये तय नहीं होता कि कौन सी बात किस रास्ते से होकर जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से व्यक्तिगत है, क्योंकि यहाँ फोकस नियमों पर नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं पर होता है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ। इस अनौपचारिक जाल के सामाजिक प्रभाव और इसके नुकसान क्या हैं? इसका सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि यहाँ बातें बिजली की रफ्तार से पहुँचती हैं। और सबसे अच्छी बात, इससे लोगों को एक दूसरे का मानसिक और सामाजिक समर्थन मिलता है। लेकिन रुकिए, इसके खतरे भी कम नहीं हैं। आज़ाद संचार होने के कारण ये अक्सर अफवाहें फैलाने का सबसे बड़ा जरिया बन जाता है, और कई बार तो ये समूह आपस में मिलकर किसी भी नए बदलाव का विरोध करने लगते हैं, जो कंपनी के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 5, दोनों के बीच मुख्य अंतर, इनकी उत्पत्ति और प्रकृति से। औपचारिक संगठन एक अधिकारों का ढांचा है, जबकि अनौपचारिक संगठन सिर्फ सामाजिक संबंधों का एक जाल है।
प्रकृति की बात करें तो पहला एकदम कठोर है, नियमों से जकड़ा हुआ, जबकि दूसरा बहुत ही लचीला है। एक को प्रबंधन बहुत सोच समझकर बनाता है, जबकि दूसरा कर्मचारियों की आपसी बातचीत और मेलजोल से खुद ब खुद बन जाता है। नियमों और संचार को देखें तो फर्क और भी साफ हो जाता है। औपचारिक ढांचे में ताकत किसी पद से आती है, जबकि अनौपचारिक ढांचे में ताकत इंसान के अपने स्वभाव और उसके प्रभाव से आती है। पहले वाले में नियम तोड़ने पर सजा मिलती है, लेकिन दूसरे में सजा का कोई प्रावधान ही नहीं है। और संचार, औपचारिक में हर बात एक तय चेन ऑफ कमांड से होकर जाती है, जबकि अनौपचारिक में बातों का कोई तय रास्ता नहीं होता, वे कहीं से भी कहीं पहुंच सकती हैं। और अंत में अगर हम इनके उद्देश्य को देखें तो औपचारिक संगठन का लक्ष्य है कंपनी के गोल्स को पूरा करना, और अधिकार हमेशा ऊपर से नीचे आते हैं। अनौपचारिक संगठन का लक्ष्य है मन की संतुष्टि, और इसका प्रवाह किसी भी दिशा में हो सकता है। लेकिन इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा दिलचस्प व्यंग्य क्या है? वो ये है कि औपचारिक ढांचा तो स्वतंत्र है, लेकिन अनौपचारिक ढांचा अपने वजूद के लिए पूरी तरह से औपचारिक संगठन पर ही निर्भर करता है, क्योंकि अगर ऑफिस ही नहीं होगा तो लोग कहाँ मिलेंगे और ये अनौपचारिक रिश्ते बनेंगे कहाँ?